स्टूडेंट देखिए, कल जो है हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 फिजिक्स की पार्ट 1 की स्टार्ट की थी, जिसका नाम था स्थिर वैद्युत की। और चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। कल हमने जो है स्टूडेंट्स आवेश के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, और आवेश के जो भी अपने हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उसको कवर किया था। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, यूनिट अपनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम वैद्युत आवेश के प्रकार की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो आवेश होता है ना अपना, बेंजामिन, हम कह सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो आवेश होते हैं ना अपने, दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं धनात्मक आवेश। पहले वाले आवेश को हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। अब सवाल बच्चों के मन में ये आता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का बंदा था ना, इस बंदे ने किस तरीके से हम कह सकते हैं ये बात बताई कि जो आवेश है ना अपने, ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस बात को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि इनके मन में किस तरीके से आया कि जो अपने वैद्युत आवेश होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने लॉजिक लगाया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने कुछ इस तरीके से बताया, इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग ये किया कि इन्होंने एक दृढ़ आधार लिया, और उस दृढ़ आधार से इन्होंने कांच की एक छड़ को हम कह सकते हैं लटका दिया। और इन्होंने कांच की छड़ को कुछ इस तरीके से लटकाया कि इन्होंने इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराया। घर्षण हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप घर्षण का मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। ठीक है ना। तो इन्होंने हम कह सकते हैं कांच की छड़ और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के ऊपर घर्षण कराया। ठीक है। और जैसे ही इन्होंने घर्षण कराया और एक इन्होंने दूसरी कांच की छड़ ली, उस दूसरी कांच की छड़ पर भी हम कह सकते हैं इन्होंने क्या करा, रेशम के कपड़े के ऊपर घर्षण कराया। तो जब इन्होंने दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से घर्षण कराया और इस वाली छड़ को ये हाथ में पकड़ते हुए इसके पास ले गए, तो इन्होंने देखा कि ये वाली छड़, ये छड़ जो है ना स्वतंत्र लटकी हुई थी, और ये छड़ हम कह सकते हैं इस छड़ से ये दूर भाग रही थी। ठीक है, ये वाली छड़ जो थी ये इस छड़ से हम कह सकते हैं दूर भाग रही थी। इन्होंने ये देखा, और ये वाली छड़, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये छड़ जो है ना, इस छड़ से हम कह सकते हैं मतलब इनके हाथ पर ऐसा इन्हें अनुभव हुआ कि ये छड़ कहना चाह रही है कि अपने हाथ को पीछे हटाओ। ठीक है ना। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने देखा ये क्षण दूर भाग गई और ये वाली क्षण भी पीछे की ओर इनके हाथ पर अनुभव, इन्हें अपने हाथ पर ये अनुभव हो रहा था कि ये क्षण कहना चाह रही है कि हाथ को पीछे हटाना है। तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस कांच की छड़ पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जिस प्रकार का आवेश आया हुआ होगा, इन्होंने इसको नाम दिया धनात्मक आवेश। इन्होंने इस आवेश को क्या नाम दिया, तो आपका आंसर होगा सर, इन्होंने इस आवेश को नाम दिया धनात्मक आवेश। और चूंकि ये भी छड़ जो थी अपनी कांच की, हम कह सकते हैं छड़ थी जो कि रेशम के कपड़े से घर्षण कराई हुई थी, तो इसे भी इन्होंने क्या नाम दिया, हम कह सकते हैं इसे भी इन्होंने धनात्मक आवेश, इस तरीके से हम कह सकते हैं धनात्मक आवेश इन्होंने इसे नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया, ठीक है ना, अच्छा इन्हें ऐसा मतलब यहाँ पर ये छड़ एक दूसरे से दूर क्यों भाग रही थी, तो इसका कारण तो हमें पता है, इसका कारण है आवेश। लेकिन इनके बीच में स्टूडेंट्स एक बल भी लग रहा था, जिस बल का नाम था प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके बीच में एक बल लग रहा था आवेश की वजह से, जिसको नाम दिया प्रतिकर्षण बल, और इस पर इन्होंने धनात्मक आवेश दर्शाया। अगर हम बात करें स्टूडेंट इसकी, यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा अच्छे से कि जैसे ही इन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराई है, इन्होंने दूसरा प्रयोग किया, तो आप देखिए यहाँ पर आपको पता है कौन सा आवेश आया, धनात्मक आवेश। ठीक है, एग्जैक्ट इन्हें पता नहीं था स्टूडेंट्स कि इस पे कौन सा आवेश आया, बस इन्होंने मान लिया कि इस छड़ पर हम कह सकते हैं धनात्मक आवेश आया है। लेकिन जब इन्होंने एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ स्टूडेंट्स, ये एबोनाइट जो होती है ना, ये प्लास्टिक हम कह सकते हैं मजबूत प्लास्टिक की एक छड़ होती है। आप यूट्यूब कर लीजिएगा कि एबोनाइट की छड़ जो होती है किस तरीके की दिखती है और कैसी होती है, एक मजबूत प्लास्टिक की छड़ होती है।
तो इन्होंने एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली की खाल से घर्षण कराया तो इन्होंने देखा कि ये छड़ जो थी ना, ये इसकी ओर आना चाह रही थी, यानी ये वाली छड़ इसकी ओर आना चाह रही थी और ये छड़ इसकी ओर जाना चाह रही थी। समझ रहे हैं आप? यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों छड़ आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना चाह रही थी। ये छड़ कहना चाह रही थी, यानी ये हाथ को हम कह सकते हैं बढ़ाते हुए छड़ की ओर ले जा रही थी। तो यहाँ पर आवेश की वजह से एक बल लगा और इन्हें पता चला कि ये बल प्रतिकर्षण बल नहीं है, जबकि ये बल कौन सा है, इन्हें पता चला कि ये बल जो है ना, ये बल है अपना आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल। ठीक है, ये अपना हम कह सकते हैं आकर्षण बल है। ठीक, तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भाग रही थी, जबकि यहाँ पर दोनों एक छड़ें जो हैं एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो पक्का इस छड़ पर जो आवेश है ना, वो पक्का हम कह सकते हैं इस आवेश के विपरीत है। तो इन्होंने इस आवेश को नाम दिया ऋणात्मक आवेश, और इन्होंने इस तरीके से इसको दर्शाया। इन्होंने इस आवेश को नाम दिया, हम कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश। तो इस तरीके से इन्होंने दो प्रयोग करके ये बात बताई। अच्छा, इन्हें देखिए इस बात की उस समय पुष्टि नहीं हुई थी कि कांच की छड़ पर असल में आवेश कौन सा है। बस मान लिया गया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराते हैं तो कांच की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है ना, उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। और एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से जब घर्षण कराते हैं तब एबोनाइट की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है, समझिएगा स्टूडेंट, जिस प्रकार का आवेश आता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो अगर हम आवेश की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम यही लिख सकते हैं कि जब कांच की छड़ को हम कह सकते हैं बिल्ली की खाल के साथ जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराते हैं तब कांच की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। जबकि हम कह सकते हैं एबोनाइट की छड़ को हम हम कह सकते हैं बिल्ली की खाल के साथ घर्षण कराते हैं तब एबोनाइट की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो हमने आपको थ्योरेटिकल बात बताई कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किस तरीके के अपने आते हैं। अगर इसी चीज़ को ना हम एक मैथमेटिक्स के थ्रू समझें, चलिए स्टूडेंट, तो मैं आपको एक मैथमेटिक्स के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से धनात्मक आवेश आ जाते हैं घर्षण होने के दौरान। आखिर होता ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक छड़ धनावेशित जबकि एक छड़ ऋणावेशित हो जाती है, क्या ऐसा होता है? तो समझिए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया, आपने एक हम कह सकते हैं एक परमाणु के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपने 10th क्लास में सुना होगा, पढ़ा होगा इसको, सोडियम। सोडियम हमने एक धातु लिया, तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, सोडियम का जो, पहले तो आप सिंबल बताइए, सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो आपका आंसर होगा सर Na। ठीक है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपका आंसर होगा सर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। ठीक, ये अपना सोडियम हमने लिया। अब असल में क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में घर्षण कराते हैं, समझिएगा ध्यान से, तो जैसे यहाँ अपने पास सोडियम है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसमें हम कह सकते हैं प्रोटॉन कितने हैं, तो जो परमाणु क्रमांक होता है ना, यहाँ पर आप दो बातें ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जो अपना परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, ठीक है, वही उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। किसी परमाणु के अंदर हम कह सकते हैं जिसकी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी परमाणु के अंदर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जितना होता है ना स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये मैं एक उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आयन की बात नहीं कर रहा। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चार्ज यानी आवेश आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। आवेश निकालने का यहाँ पर हमारे पास तरीका होता है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आप क्या करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कर दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और आपके पास चार्ज कैलकुलेट होके निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो ऋणात्मक होता है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो धनात्मक होता है, और सेम ही होता है स्टूडेंट्स। जितना हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, बस प्रोटॉन पर P4 पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर हम कह सकते हैं ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस अभी सोडियम की बात करूँ, ठीक है ना, अभी सोडियम के अंदर मैं नॉर्मली, मैंने इसको किसी से घर्षण नहीं कराया, मैं बात करूँ कि अभी इसके अंदर इसका आवेश कितना होगा, तो अगर आप इसका आवेश चेक करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आवेश अगर आप मान लीजिए इसका चेक करें तो इसका आवेश कितना होगा। देखिए आपको पता है अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे -11। ठीक है, और इसके अंदर अभी प्रोटॉन कितने होंगे, +11। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 11 और -11 कट जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर अभी आवेश कितना है, 0। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसको घर्षण कराया, और सोडियम के अंदर से मान लीजिए एक कंडीशन में आप ये मान लीजिए कि इसके भीतर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके भीतर से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जो इसके भीतर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पक्का इस पे धनात्मक आवेश आ गया होगा। कैसे सर आ गया होगा, देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए होंगे, अब
भाई 10 रह गए होंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन प्रोटॉन थोड़ी निकला, तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 होंगे। तो अगर आप क्यू यानी आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, अगर आप आवेश कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट्स 11, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस लगा दिया। तो आप देखिए इसके अंदर कितना आवेश आएगा प्लस का 1, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस यहाँ पर सो गया। आप एक प्लस को चाहे खाली प्लस बना दें, चाहे आप इस तरीके से लिख दें, उससे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इस पर देखिए धनात्मक आवेश आ गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब दो वस्तुओं को हम कह सकते हैं, जब हम आपस में घर्षण कराते हैं ना, तो पक्का उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते होंगे उससे, इसीलिए उस क्षण पर धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस एबोनाइट की जो छड़ है ना, एबोनाइट, इस पर ऋणात्मक आवेश किस तरीके से आया तो समझिएगा। देखिए मान लीजिए सोडियम जब आपने घर्षण कराया तो इसके भीतर किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम कह सकते हैं ऐड हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 11 थे 12 हो गए, और प्रोटॉन अभी भी हम कह सकते हैं 11 ही रहे। तो अगर आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश तो माइनस के 12, और प्रोटॉन पर कितना 11, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। हम कह सकते हैं ये कूलाम है अपना, ये भी कूलाम। तो आप देखिए यहाँ पर जो सोडियम होगा अपना, यहाँ पर जो स्टूडेंट सोडियम होगा, सोडियम पर इस तरीके से हम कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब किसी भी हम कह सकते हैं, जब किसी भी परमाणु से परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, जबकि जब किसी भी परमाणु में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो वो धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से आप एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हमें बहुत अच्छी बात पता चली स्टूडेंट्स। क्या पता चली कि जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, यानी कि जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, तब वस्तु हमारी क्या होगी, धनावेशित होगी। तब वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा सर, तब वस्तु हमारी धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित। और जब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब हमारे हम कह सकते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी प्रोटॉन की संख्या से, तब वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। ठीक है, तब वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो आप धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है, तब वस्तु पर जिस प्रकार का आवेश होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं, और जब हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है, तब वस्तु पर जिस प्रकार का आवेश होता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इन जो अभी तक हमने पढ़ा इस बात को हम अच्छे से ज़रा डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं। तरीके से अच्छे से लिख लिया ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। हमने क्या बताया था धनात्मक आवेश के बारे में। देखिए धनात्मक आवेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 3 पॉइंट आप लिख के आएंगे कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराते हैं, तब कांच की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फिर उनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कमी आ जाएगी, तो उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि देखिए सोडियम के पास पहले, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन थे, जब घर्षण कराया गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह गए अब 10, और जबकि प्रोटॉन इसके कितने हो गए 11। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं धनात्मक आवेश के बारे में। जबकि हम ऋणात्मक आवेश की बात करें तो इसमें क्या है कि जब एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण कराते हैं, या घर्षण कराने पर एबोनाइट की छड़ पर जिस प्रकार का आवेश आता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है। और इस तरीके से हमने दूसरी तरीके से लिखा कि जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है तो उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अब इस सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन नाम का परमाणु, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, वो इसको हम कह सकते हैं कैच कर लेगा। जैसे ही वो इसको कैच करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब हो जाएंगे 18, और जबकि प्रोटॉन इसके 17 ही रहेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से हम कह सकते हैं अधिक हो गई। तो ये अपने थे हम कह सकते हैं स्टूडेंट धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के प्रकार। अब स्टूडेंट्स हमने आवेश को समझ लिया, आवेश के प्रकार देख लिए, किस तरीके के आवेश होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये समझ लिया अच्छे से। ठीक है। अब हमें देखना है कि आखिर ये जो आवेश है इसको हम इसका मैथमेटिक्स कितना बताएंगे, इसकी क्वांटिटी को कैसे बताएंगे कि आवेश कितना है, क्वांटिटी में परिमाण में कितना है, 10 कूलम 5 कूलम, इस तरीके से हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमने एक यंत्र बनाया जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। समझते हैं चलिए ये क्या होता है। अपना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें ये होती हैं सोने की 2 पत्तियाँ, यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ये होता है अपना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसमें ये 2 हम कह सकते हैं स्वर्ण पत्रियाँ होती हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में हम कह सकते हैं ये 2 स्वर्ण पत्रियाँ लगी हुई होती हैं। और ये स्टूडेंट्स जब आप इसके पास में कोई वस्तु नहीं ले जाएंगे ना, तो ये पत्तियाँ बिल्कुल हम कह सकती हैं एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक हमारे पास यहाँ पर एक
यहाँ पर नली होती है जो कि अपनी चालक होती है, और यहाँ पर एक हम कह सकते हैं ये जो होती है ना, यहाँ पर एक चालक हम कह सकते हैं प्लेट होती है लगी हुई, होती है चालक प्लेट, ये होती है अपनी चालक प्लेट। ठीक, अब देखिए जब इसके पास में कोई भी हम कह सकते हैं वस्तु नहीं है, ठीक है ना, कोई भी आवेशित वस्तु नहीं है, तो इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं चिपकी हुई हैं। लेकिन और ये अपनी एक कांच की बोतल भी होती है, हम कह सकते हैं ये अपनी एक कांच की बोतल होती है बनी हुई, इसमें अंदर दो सोने की पत्तियां दो स्वर्ण पत्रियां होती हैं, ऊपर एक चक्टी होती है यानी एक प्लेट होती है वृत्ताकार। ठीक है, इसी से हम किसी भी वस्तु को स्पर्श कराते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने क्या करा, हमें वस्तु तो आवेशित करनी आती है, हमने क्या करा, हमने इस वस्तु को ये हमारी कांच की छड़ है और हमने इसको क्या करा, रेशम के कपड़े के साथ घर्षण करा के इसको आवेशित कर लिया। तो जैसे ही हम इस वस्तु को यहाँ पर लेके आएंगे ना, तो ये हमारी अभी उदासीन थी। उदासीन का मतलब होता है कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पर बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस छड़ को, आवेशित छड़ को इसके पास लाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना इस छड़ के पास आ जाते हैं, और इस पर जो एक्स्ट्रा धनात्मक आवेश हैं उनको ये क्या करता है, उनको ये ऋणात्मक आवेश अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और ये आवेश होता हुआ हम कह सकते हैं इस नली से होता हुआ इन स्वर्ण पत्तियों पर जाता है, और दोनों पत्तियों पर एक जैसा आवेश जाने की वजह से यहाँ पर इन पत्तियों के बीच की दूरी हम कह सकते हैं बढ़ जाती है, और इन पत्तियों के बीच में बने कोण को या फिर इनके बीच की दूरी को देखकर हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत आवेश का हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं, किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं, यह जांचने का कार्य करने वाला हम कह सकते हैं उपकरण है। ठीक है ना स्टूडेंट, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है किस तरीके से हम बता सकते हैं, मान लीजिए आपने वस्तु को स्पर्श कराया इस चक्ति से, तो वस्तु को स्पर्श कराने पर स्वर्ण पत्रियां, वस्तु को स्पर्श कराने पर स्वर्ण पत्रियां फैलने लगे, स्वर्ण पत्रियां फैलने लगे। इसका मतलब वस्तु हमारी आवेशित है, यानी आपने किसी भी आवेशित वस्तु को इस चक्ति से स्पर्श कराया और स्वर्ण पत्रियां फैलने लगी, तो हम कहेंगे कि वस्तु हमारी आवेशित है। अगर पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पत्तियां हमारी वैसी रहीं, तो हम कहेंगे कि जो वस्तु है ना अपनी वो आवेशित नहीं है, वो अनावेशित है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स अपना ये है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट ये है कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है ना, ये है हम कह सकते हैं ये जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, कह सकते हैं ये आपको 3 पॉइंट्स तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब आप सोचेंगे सर कि ये आकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य क्यों नहीं करता, तो देखिए इसकी अगर मैं बात करूं कि ये आकर्षण बल के सिद्धांत पर क्यों कार्य नहीं करता, क्योंकि इसके दो हम कह सकते हैं कारण हैं। एक तो कारण ये है कि एक पत्ती पर अलग आवेश दूसरी पत्ती पर अलग आवेश लाना बहुत ही हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट है। ठीक है, दूसरा इसका कारण ये है कि देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास समान आवेश है, यानी दोनों अपने पास समान आवेश है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनके बीच में कौन सा बल लगता है, भी हमने देखा था प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, उनके बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक, और मान लीजिए आपके पास हम कह सकते हैं विपरीत आवेश हैं, तो उनके बीच में कौन सा हम कह सकते हैं बल लगता है, तो उनके बीच में बल लगता है आकर्षण बल। उनके बीच में जो बल लगता है वो होता है अपना हम कह सकते हैं आकर्षण बल होता है। ठीक है, अगर अपने पास एक वस्तु आवेशित है स्टूडेंट्स, एक वस्तु तो अपनी है आवेशित और एक वस्तु है अपनी हम कह सकते हैं अनावेशित यानी उदासीन, अनावेशित कह लो या उदासीन कह लो। ठीक है, तो एक वस्तु है आवेशित एक है उदासीन, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उन वस्तुओं के बीच में हल्का सा हम कह सकते हैं हल्का सा आकर्षण बल महसूस होता है, हल्का सा आकर्षण बल महसूस हम कह सकते हैं उनके बीच में हल्का सा आकर्षण बल महसूस होता है, महसूस होता है, हल्का सा आकर्षण बल महसूस होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए आपने एक उदासीन वस्तु ली, ठीक है, और आपने उदासीन वस्तु ली और उदासीन वस्तु को आपने यहाँ स्पर्श कराया, ठीक है, तो एक आवेशित वस्तु है अपने पास और हम कह सकते हैं एक मान लीजिए यहाँ पर उदासीन है। ठीक है, तो जब आप उस वस्तु को यहाँ स्पर्श कराएंगे ना, तो चाहे वस्तु आवेशित हो या ना हो,
तो हम कह सकते हैं उस पर हल्का सा आकर्षण लगेगा तो हमें स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा कि वस्तु हमारी आवेशित है कि नहीं आवेशित है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह प्रतिकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि आकर्षण बल के। अच्छा, एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है स्टूडेंट, वो पॉइंट ये है कि इसकी सहायता यानी कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की सहायता से, यानी इसकी सहायता से इसकी सहायता से इसकी सहायता से आवेश का इसकी सहायता से आवेश का प्रकार प्रकार बताना आवेश का प्रकार बताना हम कह सकते हैं संभव नहीं है। यानी आप इसकी मदद से ये तो बता सकते हैं कि आवेश कितना है, लेकिन आप इसकी सहायता से भी ये नहीं बता सकते हैं कि आवेश हम कह सकते हैं धनात्मक है कि ऋणात्मक, ठीक है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में आपको ये कुल 3 पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, ये जांचने का कार्य करने वाला उपकरण है। दूसरा, ये किस तरीके से हम पता करते हैं कि इसमें 2 स्वर्ण पत्रियाँ होती हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सिकुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही आप कोई आवेशित वस्तु इसके पास लेके जाते हैं तो ये फैलने लगती है और इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, या फिर इनके बीच में बने कोण की सहायता से हम बता देंगे कि इस पर आवेश कितना है। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ हम कह सकते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी ऐसे भी आते हैं जिनमें यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, उस स्केल में कुछ हम कह सकते हैं कोण बने हुए होते हैं, तो उस कोण की मदद से भी हम बता सकते हैं कि कितना आवेश है उस वस्तु पर। अच्छा, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है अपना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी? प्रतिकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि आकर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य इसलिए नहीं करता क्योंकि एक कारण तो ये है कि अलग अलग दोनों पत्तियों पर अलग प्रकार का आवेश लाना बहुत ही कठिन है। दूसरा, हमने ये बताया कि समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। और एक वस्तु आवेशित है, एक उदासीन है, तो भी हल्का सा आकर्षण बल महसूस होगा। तो अगर ये वस्तु आवेशित भी नहीं है फिर भी हमें हल्का सा हम कह सकते हैं यहाँ पर आकर्षण बल महसूस होगा, तो हम अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वस्तु हमारी आवेशित है या नहीं। और इसकी सहायता से आवेश का प्रकार बताना संभव नहीं है कि वस्तु धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही और कल हम लोग शुरू करेंगे आवेशों के गुण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।